नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। डीआरडीओ ने 10वीं बार किया स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का परीक्षण। क्या अमेरिका भारत को पुराने और आउटडेटेड F-15EX को बेचने की पेशकश कर रहा है? भारतीय नौसेना में 2 और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 हुए शामिल। भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च हुआ। अब चीन को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। भारत ने शुरू की माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प की घातक युद्धक समूह की तैनात की। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में चीन ने LAC के निकट अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है और बुनियादी सैन्य संरचना लगातार बढ़ा रहा है। और ऐसे में भारतीय सेना ने माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प, जिससे कि चाइना भी खौफ खाता है, अब उनको इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में चेंज करके यानी कि परिवर्तित करके उनकी तैनातगी शुरू कर दी है और अगले 4 से 5 महीनों के अंदर ये प्रक्रिया पूरी भी कर ली जाएगी। माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प को ऊंचे इलाकों में युद्ध लड़ने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है, जबकि अब इसे छोटे छोटे युद्धक समूहों में परिवर्तित करके तैनात किया जा रहा है ताकि त्वरित प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाया जा सके। डिफेंस सोर्सेस ने भी ये बात मानी है कि जमीनी स्तर पर अब युद्धक समूह तैनात किए जा रहे हैं। साथ ही इसके लिए सैन्य संरचना में आवश्यक प्रशासनिक बदलाव भी किए जा रहे हैं। बता दें कि कम से कम 4 समूह अब तक तैयार किए जा चुके हैं, जिनकी संख्या भविष्य में और बढ़ाई जाएगी। युद्धक समूह में इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्मर्ड ब्रिगेड की यूनिटों को मिलाया गया है, जिसमें कि पैदल सैनिक, तोप वाले दस्ते और सशस्त्र वाहन के दस्ते भी शामिल किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस ग्रुप में सैनिकों की संख्या करीबन 4000 के करीब रखी गई है और अब तक बटालियन के रूप में सेना की तैनातगी होती थी, जिसमें कि 10,000 से ज्यादा जवान होते थे। लेकिन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का आकार छोटा बनाया गया है। इन्हें 10 से 12 घंटे के भीतर युद्ध के लिए तैयार कर लिया जाता है, जबकि बटालियन को तैयार करने के लिए 2 दिनों का समय लग जाता है। माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प अब अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से लगती LAC पर पूरी तरह से ध्यान दे रही है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें कि लद्दाख और अन्य इलाके आते हैं, वहां दूसरे कॉर्प को तैनात किया जा रहा है। दरअसल चीन की तरफ से हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में LAC के करीब अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाए जाने का मामला सामने आया था। साथ ही वो अपने बुनियादी ढांचों को मजबूत कर रहा है और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि उसने अपना नया सीमा कानून अगले साल से लागू करने का फैसला लिया है, तो ऐसे में भारत ने भी अब जबरदस्त प्रतिक्रिया देते हुए IBG को बनाना शुरू कर दिया है। बता दें कि माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प की संख्या बढ़ाने पर प्रयास भी चल रहा है। अभी इसमें 5 ब्रिगेड हैं, जिनमें 3 इन्फेंट्री और एक आर्टिलरी, एयर डिफेंस और इंजीनियरिंग ब्रिगेड है, जिनमें जवानों की कुल संख्या 22 से 25,000 के करीब होती है। बता दें कि माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प को जो खाका तैयार किया गया था, उसमें 80,000 जवानों की तैनातगी की योजना थी। प्रेशर तो दोस्तों भारत ने भी अब डाल दिया है। आप शुरू करो अपना नया भूमि कानून और फिर उसके बाद हम भी यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया चालू करते हैं। और ये वही माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प है जिसने चीन को बैकफुट पर ला दिया था गलवान घाटी की हिंसा के बाद। दिवाली के दौरान चाइना को भारत ने लगाया तगड़ा झटका। करीबन 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है चाइना को। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT ने कहा कि घरेलू बाजारों में चीन से उत्पादों का बहिष्कार करने वाले भारतीयों के कारण इस साल चीनी निर्यातकों को 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि भारत इस सीजन में चीन से पटाखे और अन्य सस्ते त्योहार वाले उत्पादों को खरीदता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है और इससे दोस्तों सबसे बड़ा फायदा होगा भारत के घरेलू उद्योगों को और उनका मुनाफा भी काफी बढ़ेगा। अब बाजारों में फिर से ग्राहकों की वृद्धि हो रही है और ऐसे में दिवाली की बिक्री के दौरान उपभोक्ता खर्च के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में करीबन 2 लाख करोड़ रुपए की आमदनी देखी जा सकती है। भारत के लोगों ने अब चीन के सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है और ऐसे में ये फटका चीन को लगना शुरू हो गया है। और 50,000 करोड़ रुपए दोस्तों कम नहीं होते हैं, क्योंकि चाइना को अगर तोड़ना है तो उसकी आर्थिक कमर तोड़नी जरूरी है। ये बात हम ऐसे ही नहीं करे, बल्कि इसके ऊपर सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें कि चीनी निर्यातकों को दिवाली के सामान, पटाखे या फिर अन्य वस्तुओं का कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है। यही नहीं दोस्तों, इस बार राखी के उत्सव के दौरान भी ड्रैगन को 5,000 करोड़ रुपए और गणेश चतुर्दशी में 500 करोड़ रुपए का नुकसान होने की सूचना भी सामने आई थी। यानी कि दोस्तों भारतीय लोग अब जागरूक होने लगे हैं। अब उन्हें फर्क समझ में आता है कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है और किससे लेना है, और इसीलिए चाइना को भी एक जबरदस्त प्रेशर यहाँ पर लगेगा। और ये तो दोस्तों अभी शुरुआत है और आगे भारतीय लोग, जिसमें आप सब और हम सब शामिल हैं, चाइना के उत्पादों का पूरी तरीके से बहिष्कार करेंगे। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 12 से 15 महीनों में करीबन 16,000 करोड़ रुपए के 118 खरीद अनुबंधों को फास्ट ट्रैक प्रक्रिया और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए पूरा किया है। साथ ही उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि इन अनुबंधों का एक बड़ा हिस्सा भारतीय रक्षा उद्योग को दिया गया है। इसमें से अधिकांश 55% से अधिक स्वदेशी अनुबंधों और स्वदेशी सामग्री के लिए है और इसका 50% से अधिक MSMEs के लिए भी चला गया है। आगे उन्होंने कहा कि हमारे स्थानीय उद्योग, विशेष रूप से MSME, काफी उत्साहित है और ये निश्चित रूप से एक गेम चेंजर है।
आपको बता दें कि डीएसी ने सशस्त्र बलों को उनकी इमरजेंसी ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपए तक की तत्कालीन पूंजी अधिग्रहण के मामले को आगे बढ़ाने के लिए पावर दी थी, जिससे कि ये खरीद की समय सीमा को कम करेगा और 6 महीने के भीतर ऑर्डर देना और 1 साल के भीतर डिलीवरी शुरू करना सुनिश्चित करेगा। अब बात करते हैं अमेरिका के F-15EX की। दरअसल आप में से बहुत लोगों को ये भी लगता है कि F-15EX बहुत ही अच्छा फाइटर जेट है, लेकिन उसके बारे में अब एक बात सामने आई है। लेकिन उससे पहले ये बात भी आपको जानना जरूरी है कि ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बना हुआ है भारत के 114 MRFA टेंडर में राफेल के साथ साथ। लेकिन अभी हाल ही में F-16 की पायलट ने बताया कि F-15EX अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। साथ ही अमेरिका के हाई एंड फाइट में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि F-35 के ऊपर लगने वाले पैसों की ये बचत भी नहीं करता और ये नॉन स्टेल्थी फाइटर जेट है, इसीलिए F-15EX केवल लिमिटेड रोल के लिए ही इस्तेमाल में लाया जा सकता है और ये मॉडर्न कॉम्बैट जोन में S-400 और S-500 के खिलाफ प्रभावी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि F-15EX के लिए काफी मुश्किलें हैं और ये दुश्मन के एयर स्पेस में भी काम नहीं कर पाएगा और ये आधुनिक यानी कि मॉडर्न सरफेस टू एयर और एयर टू एयर मिसाइल से आसानी से शिकार बनाया जा सकता है, खास करके रशिया और चाइना के द्वारा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूएस एयरफोर्स जल्द ही इन फाइटर जेट्स को अपनी सर्विस से बाहर करेगी और पिछले कुछ सालों में इस फाइटर जेट के कोई ऑर्डर भी नहीं मिले हैं। इसके अलावा पायलट ने कहा कि यूएस F-15EX पर खर्च करने की बजाय अपने F-35 प्रोडक्शन पर पैसा लगाएगा, यानी कि F-15EX अमेरिका भारत को बेचकर भारत को चूना लगाने का प्रयास करा था। हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि आखिर F-16 के पायलट ने ऐसा क्यों कहा है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि क्या वाकई में F-15EX आउटडेटेड हो चुका है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, कल डीआरडीओ ने इंडियन एयरफोर्स के साथ फ्लाइट टेस्ट किया था स्वदेशी गौरा लॉन्ग रेंज बॉम्ब का, जिसे कि Su-30 से लॉन्च किया गया था। कहा जा रहा है कि इसे 10 किलोमीटर की ऊंचाई से दागा गया और इस गौरा LRGB ने 100 किलोमीटर रेंज पर अपने लक्ष्य को सटीकता से भेद दिया था। उसके बाद अब डीआरडीओ ने अपना स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को पोखरण रेंज राजस्थान से सफलतापूर्वक टेस्ट किया और ये 10वीं बार इसका परीक्षण किया गया है। 100 का वजन 125 किलोग्राम है और ये स्मार्ट वेपन ग्राउंड एसेट्स जैसे कि दुश्मन के एयरफील्ड, रडार स्टेशन, बंकर और रनवे को 100 किलोमीटर की रेंज में ध्वस्त कर सकता है। भारतीय नौसेना ने जून के महीने में 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को यानी कि ALH मार्क 3 को नौसेना में शामिल किया था, लेकिन अब फिर से इंडियन नेवी ने 2 और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को नेवल एयर स्टेशन INS शिखर में शामिल किया है और यह हेलीकॉप्टर मॉडर्न सर्विलांस सिस्टम, रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इक्विपमेंट और हैवी मशीन गन से लैस है, जिससे कि हेलीकॉप्टर मैरीटाइम रिकॉग्निजेंस, लॉन्ग रेंज सर्च एंड रेस्क्यू मिशन को अंजाम दे सकता है और ये डे और नाइट में काम कर सकता है। डीआरडीओ के द्वारा निर्मित शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम, जो कि 10 मीटर का है, उसे भारतीय सेना में शामिल किया गया है और इसे भारतीय सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे जी ने शामिल किया। SSBS 10 मीटर एक सिंगल स्पैन के रूप में 9.5 मीटर तक के अंतराल को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो 4 मीटर चौड़ा पूरी तरह से एक सड़क मार्ग प्रदान करता है, जिससे कि हमारे सैनिक तेजी से आवाजाही। बता दें कि इसे डीआरडीओ की एक प्रमुख इंजीनियरिंग प्रयोगशाला पुणे ने L&T के साथ मिलकर डिजाइन और विकसित किया है। इस प्रणाली में टाटा 6x6 चेसिस पर 5 मीटर SSBS के 2 प्रोटोटाइप और टाटा 8x8 री इंजीनियर्ड चेसिस पर 10 मीटर SSBS के 2 अन्य प्रोटोटाइप का विकास शामिल था। इन दोनों प्रणालियों का काफी कठोर परीक्षण भी किया गया है और इसके गुणवत्ता परीक्षण भी सफल रहे। भारत ने अब अपने मानवयुक्त मिशन समुद्रयान की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास समुद्र के भीतर गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ऐसे वाहन है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी में बहुत प्रगति की है और एक और भारत गगनयान के तहत अंतरिक्ष तक जाएगा, वहीं दूसरी ओर समुद्र की गहराइयों का अन्वेषण करेगा। साथ ही उन्होंने ट्वीट करके बताया कि चेन्नई में भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही भारत अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन जैसे चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया। बता दें कि समुद्रयान पहल के तहत मत्स्य 6000 टाइटेनियम के मिश्र धातु से बना है और इसका जो डायमीटर है 2.1 मीटर है और ये 3 लोगों के साथ 12 घंटे तक समय परिस्थितियों में और आपात स्थिति में 96 यानी कि 96 घंटे और समुद्र की गहराई में जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।